हेलो एवरीवन, मैं सुभद्रा सिंह स्वागत करती हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल 3M स्टडी में। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए बीएसएससी मेंस का प्रैक्टिस सेट 22 लेकर के आई हूं और आप लोगों को इस प्रैक्टिस सेट में टोटल 37 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है, इसीलिए इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहें। तो चलिए फिर हम लोग इस प्रैक्टिस सेट को आगे बढ़ाते हैं। और हाँ, इस प्रैक्टिस सेट को आगे बढ़ाने से पहले अभी तक इस फैमिली सदस्य नहीं बने हैं तो सब्सक्राइब वाले बटन को दबा करके इस फैमिली सदस्य बन जाएं और वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लें। तो चलिए फिर हम लोग देखते हैं कि इस प्रैक्टिस सेट का आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। और हाँ, वीडियो के लास्ट में आप लोग यह भी बताएं कि आपका इस प्रैक्टिस सेट में कितना क्वेश्चन राइट हुआ, कितना रॉन्ग हुआ है। तो क्लियर, बढ़ते हैं आपके फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किसमें प्रमुख चरण युग्मकोद्भिद क्या है, युग्मकोद्भिद है। तो आपका ए है ऑप्शन ब्रायोफाइटा, बी है टेरिडोफाइटा, सी है जिम्नोस्पर्म, डी है एंजियोस्पर्म। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है आपका ए हो जाएगा, ब्रायोफाइटा होगा। क्या होगा? आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा जो है, ब्रायोफाइटा का प्रमुख चरण जो होता है वह क्या होता है, युग्मकोद्भिद होता है। ब्रायोफाइटा भ्रूण बनाने पौधों का सबसे साधारण और आद्य समूह है। यह भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे कि ब्रायोफाइटा जो होता है भ्रूण बनाने पौधे का सबसे साधारण और आद्य समूह होता है। और ब्रायोफाइटा में जो भी पौधे आते हैं इसके अंतर्गत इनमें संवहन उत्तक नहीं होता है। किस तरह के पौधे में? ब्रायोफाइटा के अंतर्गत जो भी पौधों के समूह आते हैं उसके अंतर्गत जो है संवहन उत्तक नहीं होता है। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। और ब्रायोफाइटा को वनस्पति जगत का एम्फीबिया वर्ग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एम्फीबिया वर्ग भी कहा जाता है ब्रायोफाइटा को वनस्पति जगत का। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। और युग्मकोद्भिद और बीजाणुद्भिद दोनों पीढ़ियाँ जो है ब्रायोफाइटा का है। तो यह भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में आपका 2 में है, क्या है 2 में आपका, कि किस प्रकार का रोगजनक जल जनित रोग हैजा का कारण बनता है। तो क्वेश्चन में मुख्य रूप से यही है कि हैजा रोग जो होता है वह किसके कारण से होता है, विषाणु के कारण होता है कि जीवाणु से होता है कि शैवाल से होता है कि प्रोटोजोआ से होता है। तो हैजा जो होता है वह बैक्टीरिया से होता है। किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है या जीवाणु से होता है। तो हैजा किस तरह का रोग है? बैक्टीरियल रोग है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और हम लोग ये भी जान लेते हैं कि हैजा जो होता है तो ये तो बैक्टीरिया से होता है, बट ये कौन सा बैक्टीरिया से होता है इस नाम को भी हम लोग मेंशन कर लेते हैं। ये जान लेते हैं कि हो सकता है आपका एग्जाम में यह दे दे कि हैजा रोग जो होता है वह कौन सी बैक्टीरिया से होता है। तो कौन से होता है? विब्रियो। क्या होता है? विब्रियो कॉलेरा नामक हैजा से होता है। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। और आगे भी हम लोग कुछ पॉइंट देख लेते हैं। हैजा किस तरह की बीमारी है? तो रोगी के शरीर में जल की कमी हो जाती है जब हैजा होता है, तथा रक्त का संचार धीमा पड़ जाता है जब हैजा हो जाता है। उल्टी दस्त के साथ शरीर का सारा जल निकल जाता है, जिसके कारण कि प्यास की मात्रा जो है, प्यास जो हमको लगती है बहुत ज़्यादा, प्यास की मात्रा बढ़ जाती है। और हैजा रोग से बचने के लिए टीका लगाना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है और पानी को उबालकर पीना ज़रूरी हो जाता है। और पीने के पानी को उष्णकटिबंधीय लाइम क्लोराइड तथा क्लोरोजोन से शोषित करना जरूरी हो जाता है। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में आपका 3rd में है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस या ऐसी गैस है जो ओजोन परत को नुकसान पहुंचा सकती है। तो आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग वहाँ पे डी जो है मीथेन जो है वह ग्रीन हाउस
गैस है जो कि ओजोन परत को क्या कर सकती है, नुकसान पहुंचा सकती है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और सारे भी ग्रीन हाउस गैस होते हैं जैसे कि CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको हम लोग फ्रीऑन के नाम से जानते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को हम लोग दूसरे नाम से किस नाम से जानते हैं, फ्रीऑन। किस नाम से, फ्रीऑन के नाम से जानते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। हो सकता है कि आपको यह दे दे कि ग्रीन हाउस के कौन कौन से घटक है, तो आपको CFC ऑप्शन में नहीं देंगे, इसके जगह आपको देंगे फ्रीऑन देंगे, उसके बाद CO2 देंगे, CH4 देंगे। तो ये सभी जो है क्या है, ग्रीन हाउस गैसें हैं। तो इन सभी को आप लोग माइंड में रखेंगे कि ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत कौन कौन से गैस आते हैं। आप लोग कमेंट करके बताएं कि जितने भी ग्रीन हाउस के गैस के अंतर्गत जितने भी गैस आते हैं उन सारे को आप लोग कमेंट में मेंशन करके आप लोग ज़रूर बताएं। तो फ्रीऑन जो कहते हैं हम लोग किसको कहते हैं, CFC को कहते हैं। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। यहाँ पे हम लोग CH4 मीथेन की चर्चा की है, तो मीथेन के विशेषताएं के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। तो मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो आपका रासायनिक सूत्र ही ऑप्शन में दिया हुआ है, CH4 होता है। और मीथेन को हम लोग मार्स गैस के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से, मार्स गैस के नाम से जानते हैं। और मीथेन गैस का जो उपयोग किया जाता है कहाँ कहाँ पे किया जाता है, जैसे कि रेफ्रिजरेटरों में प्रतिशत के रूप में, वातानुकूलित संयंत्रों में, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में, ऑप्टिकल उद्योग में, फार्मेसी उद्योग में, इन सभी उद्योगों में जो है मीथेन गैस का यूज किया जाता है। और मीथेन तालाबों के रुके हुए जल और दलदली स्थानों पर बुलबुलों के रूप में वह जो है मीथेन गैस निकलता है। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है कि इनमें से कौन सा एक नेशनल पार्क नहीं है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इनमें से कौन जो है नेशनल पार्क नहीं है। तो ए आपका जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, बी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, डी है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान और सी है आपका सतारा राष्ट्रीय उद्यान। देखिए आपका ऑप्शन जो सी है सतारा राष्ट्रीय उद्यान, यह जो एक नेशनल पार्क नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आपका ए में है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है यह भारत का प्रथम नेशनल पार्क है, या भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, क्योंकि इसकी स्थापना जो हुई थी भारत के स्वतंत्रता से पहले ही इसकी स्थापना हुई थी। 1936 ईस्वी में ही इसकी स्थापना हो चुकी थी। लेकिन उस समय जो इसका नाम था नेशनल हेली या हेली नेशनल पार्क, क्या हेली नेशनल पार्क जो था इसका उस समय का नाम था 1936 में जब इसकी स्थापना हुई थी। लेकिन जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ उसके बाद जो है इसका नाम बदल करके जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान रखा गया। और ये कहाँ पे है, तो उत्तराखंड में है। ये तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। बी में आपका है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका वह असम में है। कहाँ पे है, असम में है। और यह जो है एक सींग वाले गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। बहुत ही बार यह क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, तो एक सींग वाले गैंडा के लिए यह प्रसिद्ध है। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, असम में है। तो असम में और सभी राष्ट्रीय उद्यान है, जैसे कि आपका मानस राष्ट्रीय अभ्यारण्य हो गया, उसके बाद गर्म पानी राष्ट्रीय अभ्यारण्य है। तो ये सभी जो राष्ट्रीय अभ्यारण्य वह कहाँ पे है, असम में है। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। डी में आपका है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ पे है, यह आपका जो है कर्नाटक में है। कहाँ पे है, कर्नाटक में बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है। और बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है हाथी के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है, हाथी के लिए प्रसिद्ध है। और कर्नाटक में और भी राष्ट्रीय उद्यान है, जैसे कि घाट प्रभा, माल प्रभा राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी कहाँ पे है, आपका कर्नाटक में ही है। अंशी राष्ट्रीय उद्यान ये भी कर्नाटक में ही है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान ये भी कर्नाटक में ही है। तो इन सारे को आप लोग माइंड में रखेंगे। तो क्लियर। और सी जो सतारा जो पड़ता है, सतारा आपका कहाँ पे पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है। लेकिन सतारा कोई राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। और महाराष्ट्र में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है, तो बोरीवली, नवेगांव, तनसा, तडोबा, ये सभी राष्ट्रीय उद्यान, पेंच, ये सभी कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। पेंच की बात करें तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो है वो मध्य प्रदेश में भी है और महाराष्ट्र में भी आपका है। तो
मध्य प्रदेश में कौन सा है, कान्हा किसली हो गया, पेंच हो गया, ये सभी कहाँ पे है, बांधवगढ़, माधव, ये सभी राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है। तो इन सारे को आप लोग माइंड में रखेंगे। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 5 में है, क्या है देखते हैं कि पृथ्वी द्वारा, यहाँ पे पृथ्वी होगा, कि पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा के लिए लगने वाले समय की गणना करने वाले प्रथम भारतीय भूगोल शास्त्री कौन थे। तो वह कौन थे, भास्कराचार्य थे। कौन थे, भास्कराचार्य थे। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और आपका ऑप्शन ए में है, क्या है आपका ऑप्शन ए में, आर्यभट्ट है। तो आर्यभट्ट जो थे यह शून्य और दशमलव प्रणाली, किसका, शून्य और दशमलव प्रणाली के आविष्कारक थे। कौन, आर्यभट्ट। और एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड और भी बनता है कि सूर्य की केंद्र स्थिति सिद्धांत जो दिया था वह किसने दिया था, कोपरनिकस ने दिया था। किसने दिया था, कोपरनिकस ने दिया था। तो ये भी पॉइंट आप लोग जो है माइंड में रखेंगे। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 6 में है कि प्राचीन भारत, कौन सा भारत, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सा खेल बहुत लोकप्रिय था। तो प्राचीन भारत में जो है शतरंज खेल लोकप्रिय था। कौन सा, शतरंज खेल जो है लोकप्रिय था। और शतरंज खेल की जो शुरुआत है वह भारत से ही हुआ है। लेकिन देखिए शतरंज खेल तो भारत से इसकी शुरुआत हुई है, बट भारत का जो ये राष्ट्रीय खेल है यह नहीं है। यह कौन सा है, भारत का राष्ट्रीय खेल वह हॉकी है। लेकिन प्राचीन भारत का जो प्रसिद्ध खेल था या लोकप्रिय खेल था वह शतरंज था। और शतरंज का जो आविष्कार हुआ वह या शुरुआत हुआ वो कहाँ से हुआ, तो हमारे प्यारे भारत से हुआ है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और यह बात करें कि पूरे विश्व में सबसे अधिक लोकप्रिय खेल कौन सा है, तो वह आपका फुटबॉल है। कौन सा है, फुटबॉल है। शतरंज की बात किए तो शतरंज खेल के पट में 64 वर्ग होते हैं। कितने वर्ग होते हैं, 64 वर्ग होते हैं। तो यह भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। और हमारे देश का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, हॉकी है, यह भी हम लोग डिस्कस कर चुके। और जो हमारे देश का राष्ट्रीय खेल है वही पाकिस्तान का भी है। तो क्लियर। और क्रिकेट, क्रिकेट की जन्मभूमि जो है वह कौन सा देश है, तो वह इंग्लैंड है। तो क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 7 में है कि महान अशोक जिसका शासन काल कितने से लेकर कितने ईसा पूर्व था, तो 273 से 232 ईसा पूर्व जो है महान अशोक का शासन था। तो यह जो थे कौन से वंश के थे, तो यह जो है मुगल वंश के थे। सॉरी, मुगल नहीं, मौर्य वंश के थे। कौन से वंश के, मौर्य वंश के थे। और मौर्य वंश के जो संस्थापक थे कौन थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य। कौन, चंद्रगुप्त मौर्य थे। इसने जो है जो नंद वंश के जो अंतिम शासक थे घनानंद, उसकी हत्या कर, चाणक्य की सहायता से उसकी हत्या कर के जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। और कौटिल्य की चर्चा की है, तो कौटिल्य को हम लोग चाणक्य के नाम से जानते हैं, कौटिल्य के नाम से जानते हैं, और विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। और अशोक, यहाँ पे हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य तो प्रथम शासक हुआ जो कि मौर्य वंश की स्थापना किए थे। तो इसके पुत्र थे कौन थे, बिंदुसार। बिंदुसार के ही पुत्र थे अशोक। और अशोक जो कि एक महान सम्राट थे। और मौर्य वंश जो था तो वह कौन से राज्य के राजा थे, तो वह मगध के थे। और मौर्य वंश ने मगध को इतना विस्तारित किया माना जाता है कि मौर्य साम्राज्य जो था इतना शक्तिशाली था, उसका राज्य विस्तार या साम्राज्य विस्तार इतना था कि ब्रिटिश भारत जो है उसके अपेक्षा कम था।
यह माना जाता है कि ब्रिटिश भारत ने जितना अंग्रेज सरकार ने भारत में आकर के अपना राज्य को विस्तार किया, उससे भी अधिक जो है मौर्य साम्राज्य ने अपने राज्य को विस्तार किया था। बहुत ही शक्तिशाली राज्य था। तो यह भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। और अशोक की बात की तो अशोक जो है, अशोक का जो राज्याभिषेक हुआ था, कब हुआ था? 269 ईसा पूर्व में हुआ था। तो ये भी माइंड में रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अशोक को हम लोग देवानाम प्रिय के नाम से भी जानते हैं। कौन सा? देवानाम प्रिय के नाम से जानते हैं। और अशोक ने 261 ईसा पूर्व में जो है कलिंग की विजय प्राप्त की थी। और यह जो प्रदर्शित किया जाता है, तो अशोक ने शिलालेखों का निर्माण करना आरंभ किया था, बनाना आरंभ किया था। तो वह 13वें शिलालेख में जो है इसका वर्णन मिलता है। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। क्लियर। और अशोक के समय जो है तृतीय बौद्ध संगति हुई थी। कौन सा? तृतीय बौद्ध संगति हुई थी। कितने ईस्वी में? 255। यहाँ पे 2 डेट आता है, एक आता है 255 ईसा पूर्व, एक आता है 249 ईसा पूर्व। इन दोनों को आप लोग माइंड में रखेंगे। और पाटलिपुत्र में किया था। और इसके जो अध्यक्ष थे तृतीय बौद्ध संगति का, तो कौन से? मोगालित्पुत्र थे। तो इसको भी आप लोग माइंड में रखेंगे। और पाटलिपुत्र में कराया था। और यह अशोक के शासनकाल में ही तृतीय बौद्ध संगति हुआ था। तो क्लियर। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 8 में है कि सबसे पहले जी का मूल्य किसने निर्धारित किया था? तो किसने किया था? लॉर्ड केवेंडिश ने। किसने किया था? लॉर्ड केवेंडिश ने किया था। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। किसने किया था? सबसे पहले जी का मूल्य निर्धारण किसने किया था? लॉर्ड केवेंडिश ने किया था। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। और गुरुत्वाकर्षण क्या होता है? तो यहाँ पर लोग गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक की चर्चा किए हैं। तो ये भी जान लेते हैं गुरुत्वाकर्षण होता क्या है। तो यह जो होता है, दो पिंडों के बीच एक आकर्षण बल कार्य करता है, जिसे हम लोग क्या करते हैं? गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। पृथ्वी के बारे में कुछ जान लेते हैं कि पृथ्वी जो कोई भी वस्तु यदि पृथ्वी जो अपनी ओर खींचती है, तो वह क्यों खींचती है? क्योंकि पृथ्वी के चारों ओर गुरुत्वाकर्षण बल होता है। इसी कारण जो है पृथ्वी जो है अपने गुरुत्वाकर्षण के अंदर यदि कोई वस्तु रहती है तो अपनी ओर खींचती है। और यही कारण है कि गुरुत्वाकर्षण के कारण ही जो है पृथ्वी का जो वायुमंडल है, पृथ्वी के चारों ओर जो वायुमंडल है उपस्थित है, वह किसके कारण है? तो गुरुत्वाकर्षण के कारण ही है। तो इस पॉइंट को भी आप लोग माइंड में रखेंगे। क्लियर। आपका सी में है बायल। बायल ने बहुत ही अच्छे एक नियम दिए हैं, तो इसको भी आप लोग माइंड में रखें। इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो क्या है बायल का नियम? तो यह है कि अस्थिर ताप पर किसी गैस के दाब तथा आयतन के व्युत्क्रमानुपाती संबंध को दर्शाता है बायल का नियम। तो इसको भी आप लोग माइंड में रखेंगे। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर आपका 9 में है कि अपकेंद्री बल द्वारा खाली जगह कार्य किया जाता है। तो अपकेंद्री बल द्वारा जो है खाली जगह कार्य किया जाता है, तो शून्य कार्य किया जाता है। कौन सा? शून्य कार्य किया जाता है। तो किस तरह से शून्य कार्य किया जाता है, इसके बारे में जान लेते हैं। यदि बल और विस्थापन परस्पर लंबवत होते हैं तो किया गया कार्य क्या होता है? शून्य होता है। तथा बल या विस्थापन किसी एक के शून्य होने पर भी कार्य जो होता है क्या होता है? शून्य होता है। तो इसका रीजन यही है। और अपकेंद्री बल एक ऐसा ही जड़त्वीय बल या छद्म बल है। किस तरह का है? अपकेंद्री बल एक ऐसा ही जड़त्वीय बल एवं छद्म बल है। और अपकेंद्री बल के दिशा के विपरीत जो है एक अभिकेंद्रीय बल होता है। और हम लोग यह भी देख लेते हैं कि अपकेंद्रीय बल के कौन कौन से उदाहरण हैं, जैसे कि कपड़ा सुखाने की मशीन हो गया, दूध से मक्खन निकालने की जो मशीन हो गई, ये सभी अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसको भी आप लोग माइंड में रखेंगे। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 10 में है, क्या है देखते हैं।
10 में है कि भारतीय संविधान में कितने भाग हैं। तो भारतीय संविधान में 22 भाग हैं। कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए, जब हमारा संविधान बना था तो मूल संविधान में ही 22 भाग, अनुच्छेद 395 और अनुसूचियाँ कितना 8। उस समय इतनी अनुसूचियाँ थी, कितनी 8 अनुसूचियाँ थी, 22 भाग थी। उसके बाद 395 जो था अनुच्छेद था, मूल संविधान में ही यह वर्णित था। लेकिन बाद में जो है 12 अनुसूचियाँ हुई। कब? बाद में जो है 12 अनुसूचियाँ हुई। और जब 8 अनुसूचियाँ थी तो 8 से 9 हुआ, ऐसे करते करते बढ़ते गए और प्रेजेंट टाइम में अभी 12 अनुसूचियाँ हैं। तो 9वां अनुसूचियाँ कब जो है जोड़ी गई? तो 9वां अनुसूचियाँ जो है प्रथम संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया और यह क्या था? तो भूमि सुधार से संबंध था। तो इसको भी आप लोग माइंड में रखेंगे। क्लियर? अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 11 में है, क्या है देखते हैं कि भारतीय संविधान का आर्टिकल 31B कुछ अधिनियमों और विनियमों का मान्यकरण किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? ऑप्शन में देखते हैं। ए है आपका राज्य सरकार से, बी है आपका केंद्र सरकार से, सी है आपका राज्य नीति निर्देशित सिद्धांत से, डी है आपका भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार से। तो आर्टिकल 31B जो है किससे संबंधित है? भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार से। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए, यह जो आर्टिकल 31B जो है भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार से किस तरह से संबंधित है? क्योंकि भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार वर्णित है, और मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया? अमेरिका से लिया गया है। तो यह मौलिक अधिकार जो है हमारे संविधान में जो वर्णित है वो आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक है। कहाँ तक है? 12 से लेकर के 35 तक है आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक है। तो इसके बीच ही आता है आर्टिकल 31B। तो आर्टिकल 31B जाहिर सी बात है किसमें आएगा? तो मौलिक अधिकार के अंतर्गत ही आएगा। तो इसीलिए जो है यह मौलिक अधिकार का एक भाग है। और मौलिक अधिकार की हम लोग चर्चा की है, तो इसके बारे में और कुछ जानकारियाँ हम लोग प्राप्त कर लेते हैं। तो मौलिक अधिकार हमारे संविधान में जो है कौन से भाग में वर्णित है? तो वह भाग जो है 3 में वर्णित है। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। आपका ऑप्शन सी में है राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत, या इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं, राज्य नीति के निर्देशक तत्व के नाम से भी इसको जानते हैं। तो यह भारतीय संविधान के भाग 4 में इसको रखा गया है। और आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक जो है यह वर्णित है हमारे संविधान में। और यह जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो इस पॉइंट को भी आप लोग माइंड में रखेंगे। इसी तरह से एक है मूल कर्तव्य जो सोवियत संघ रूस से लिया गया है। और आर्टिकल हमारे संविधान में जो वर्णित है आर्टिकल 51 को के अंतर्गत जो है इसे रखा गया है। और भाग किसमें? 4 को में रखा गया है मूल कर्तव्य को। तो इसको भी आप लोग माइंड में रखेंगे। क्लियर? अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में आपका 12 में है, क्या है देखते हैं कि निम्नलिखित ग्रहों में से किस ग्रह का कोई भी चंद्रमा मतलब क्या हुआ? उपग्रह। यहाँ पे चंद्रमा से तात्पर्य है आपका क्या है? उपग्रह। तो क्वेश्चन यही है कि निम्नलिखित ग्रहों में से किस ग्रह का कोई भी चंद्रमा या उपग्रह नहीं है? तो ऑप्शन ए में आपका है बृहस्पति, बी में है मंगल, डी में है नेपच्यून, सी में है शुक्र। तो बुध और शुक्र इन 2 ग्रहों के पास जो है कोई भी अपना चंद्रमा या उपग्रह नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यदि हम लोग यह बात करें कि ऐसा कौन सा ग्रह है जिसके पास सबसे अधिक उपग्रह है, तो वह शनि ग्रह है। कौन सा? शनि ग्रह है। उसके बाद सेकेंड प्लेस में जो आता है सबसे अधिक ग्रह के मामले में, अधिक उपग्रह के बारे में, ग्रह के बारे में मामले में नहीं, अधिक उपग्रह के मामले में दूसरे स्थान में जो आता है वह बृहस्पति आता है। और मंगल ग्रह के पास 2 उपग्रह हैं। कौन से? फोबोस एवं डिबोस। तो ये भी आप लोग माइंड में रखेंगे। क्लियर? अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। आप लोग कमेंट करके कमेंट बॉक्स में यह बताएं
कि बृहस्पति ग्रह का कितना उपग्रह है और शनि ग्रह का कितना उपग्रह है। तो क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 13 में है कि ब्रह्मपुत्र नदी, कौन सा नदी? ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से किस देश से होकर प्रभावित नहीं होती है? तो आइए हम लोग देखते हैं कौन से देश से प्रभावित नहीं होती है। तो ए में आपका है चीन, बी में आपका है बांग्लादेश, सी में आपका है भारत, डी में आपका है नेपाल। देखिए चीन जो है निकलती कहाँ से है? तो तिब्बत से निकलती है। राकसताल एक झील है तिब्बत में ही, तो राकसताल झील के निकट से ही जो है ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है और तिब्बत में अच्छा खासा यह प्रभावित होती है। उसके बाद जो है हमारे देश में जो एक स्टेट है अरुणाचल प्रदेश, जो कि पूर्वोत्तर राज्य है, तो अरुणाचल प्रदेश में जो है यह भारत में प्रवेश करती है और अरुणाचल प्रदेश होते हुए मेघालय होते हुए यह जो है बांग्लादेश में प्रवेश करती है और फाइनली जो है यह बंगाल की खाड़ी में आकर के गिर जाती है। तो मैं डिस्कस कर ही चुकी हूँ कि कौन कौन से देश से गुजरती है ब्रह्मपुत्र नदी। तो आपका चीन हो गया, बांग्लादेश हो गया, भारत हो गया, तो इन 3 देशों से गुजरती है, बट नेपाल से यह नहीं गुजरती है। तो आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और ब्रह्मपुत्र नदी का जो कुल लंबाई है कितना है? 2900 किलोमीटर है। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। और हाँ, यदि आप चाहते हैं कि भारत की नदियों को मैं अच्छे तरीके से क्लियर करूँ, आप लोग चाहते हैं कि मैं मेरा सब बहुत ही अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर हो, तो मैं जो है भारत की नदियाँ का बहुत ही अच्छे तरीके से फिगर के माध्यम से आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करा चुकी हूँ। यदि आप चाहें तो इस वीडियो को जा कर के देख सकते हैं। मैं तो यही आप लोगों को एडवाइज करूंगी कि आप लोग ज़रूर देखें, क्योंकि यदि आप उस वीडियो को देख लेते हैं तो आपके नदी से रिलेटेड भारत के जितने भी नदियां हैं कि कहाँ से निकलती है, कौन कौन सी नदी इसके सहायक नदी है, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, इसी तरह से कावेरी और भी प्रमुख नदियां हैं, तो इसके कौन कौन से सहायक नदियां हैं, कहाँ से निकलती है, कहाँ पे गिरती है और कितने कितने राज्यों से होकर के गुजरती है, तो इन सारे का डिटेल जो है डिटेल से जो है मैं भारत की नदियां का वीडियो बनाई हूँ और आप लोगों को प्रोवाइड भी करा चुकी हूँ। तो आप लोग ज़रूर देखें उस वीडियो को। तो चलते बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 14 में है। 14 में आपका क्या है? क्वेश्चन यही है आपका 14 में कि अफीम, क्या क्वेश्चन है आपका कि अफीम एक पौधे की उपज है जो निम्नलिखित में से किससे प्राप्त की जाती है? तो अफीम जो है किससे प्राप्त की जाती है? आपका शुष्कित लेटेक्स से। किससे प्राप्त की जाती है? शुष्कित लेटेक्स से जो है प्राप्त की जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। और अफीम से जो है हीरोइन प्राप्त की जाती है। हीरोइन किससे प्राप्त की जाती है? तो अफीम पोस्ता से जो है हीरोइन प्राप्त की जाती है। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। और अफीम से मार्फिन भी प्राप्त किया जाता है। अफीम देने वाला पौधा का नाम क्या है? पोपी। तो पोपी से ही उसको हम लोग मोपिन कहें या मार्फिन कहें, तो मार्फिन जब प्राप्त किया जाता है तो अफीम देने वाला पौधा जो पोपी होता है उसी से मार्फिन प्राप्त किया जाता है। तो यह भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। और हाँ, यहाँ पे हम लोग पौधों की बात किए हैं तो और भी पौधे कुछ जान लेते हैं जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। तो जैसे कि केसर, केसर जो है केसर मसाला बनाने में यूज़ किया जाता है इसका। और केसर सबसे ज़्यादा कौन से राज्य में होता है? तो वह जम्मू कश्मीर में होता है। और केसर जो प्राप्त किया जाता है तो पौधों के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? तो ये पौधों के वर्तिकाग्र भाग से प्राप्त किया जाता है, या यह कहें कि यह पौधों के स्टिग्मा भाग से या पौधों के वर्तिकाग्र भाग से यह प्राप्त की जाती है। इसी तरह से मसाले के रूप में लोग लौंग भी यूज़ करते हैं। लौंग का जो है हम लोग क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं मसाला बनाने में। तो लौंग जो है वह किससे प्राप्त की जाती है? तो फूल की कली से प्राप्त की जाती है। किसे? फूल की कली से प्राप्त की जाती है। तो यह भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 15 में है। क्या है? देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन भार की इकाई नहीं है?
तो आपका ए में पाउंड है, बी में किलोग्राम है, सी में ग्राम है। तो ये तीनों जो है आपका भार की इकाई है, लेकिन डाइन जो है आपका भार की इकाई नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और हम लोग आइए जान लेते हैं डाइन है क्या। डाइन जब भार की इकाई नहीं है तो डाइन एक्चुअली है क्या। तो डाइन जो है बल की सीजीएस पद्धति में मात्रक है। डाइन बल का सीजीएस पद्धति में जो मात्रक होता है क्या होता है, डाइन होता है। यदि हम लोग यह बात करें कि बल का एसआई मात्रक क्या होता है, बल का एसआई मात्रक की बात करें तो न्यूटन होता है, लेकिन सीजीएस पद्धति की बात करें तो वो क्या होता है, डाइन होता है। और 1 न्यूटन बराबर जो है 10⁻⁵ क्या कितना 10⁻⁵ डाइन होता है। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 16 में है कि अर्धचालक पदार्थ कौन से हैं। तो अर्धचालक पदार्थ कौन से हैं, तो सिलिकॉन तथा जर्मेनियम, आर्सेनिक, ये सभी जो होते हैं क्या होते हैं, अर्धचालक पदार्थ होते हैं। तो आपका ऑप्शन डी में है सिलिकॉन तथा जर्मेनियम। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा, सिलिकॉन तथा जर्मेनियम। और हम लोग यह भी जान लेते हैं कि अर्धचालकता होता क्या है, तो इसकी परिभाषा भी हम लोग कुछ यहाँ पे जान लेते हैं। तो ऐसे पदार्थ जिनके इलेक्ट्रॉनिक संरचना इस प्रकार की होती है कि कहीं इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाता है और कहीं रिक्त बन जाता है, तो इसे हम लोग क्या करते हैं, अर्धचालकता या अर्धचालक कहते हैं। और अर्धचालक का हम लोग प्रयोग किसमें करते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक्स और ट्रांजिस्टर उपकरणों में हम लोग इसका उपयोग करते हैं। तो यह भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे कि अर्धचालक का उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ पे करते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक्स और ट्रांजिस्टर उपकरणों में करते हैं। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 16 तो हम लोग डिस्कस कर ही चुके। क्वेश्चन नंबर आपका है 17 में है कि भारत में बाघों का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है। तो वह कौन सा है, नागार्जुन अभ्यारण्य है। कौन सा, नागार्जुन सागर बांध अभ्यारण्य है। और यह कहाँ पे है, आपका नागार्जुन सागर बांध अभ्यारण्य आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में है। और नागार्जुन सागर बांध अभ्यारण्य की जो स्थापना करी गई थी वो कब की गई थी, आपका 1982 ईस्वी में की गई थी। तो इस पॉइंट को भी आप लोग क्या करेंगे, माइंड में रखेंगे। ए में आपका है पेंच। पेंच देखिए आपका महाराष्ट्र में भी है पेंच राष्ट्रीय उद्यान और मध्य प्रदेश में भी है पेंच राष्ट्रीय उद्यान। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। और भारत में बाघ का पुराना अभ्यारण्य, सबसे पुराना अभ्यारण्य की बात करें तो भारत में बाघ का सबसे पुराना अभ्यारण्य जो है कौन सा है, सरिस्का और कान्हा है, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1955 में स्थापित हुई थी। सरिस्का जो है आपका राजस्थान में है और कान्हा किस लिए जो है कहाँ पे, आपका मध्य प्रदेश में है। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। जिम कॉर्बेट तो जानते हैं कि कहाँ पे है, तो यह उत्तराखंड में है। और मानस जो है, मानस काजीरंगा गर्म पानी ये सभी कहाँ पे है, आपका असम में है। तो क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। और हाँ, यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 17 का जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 18 में है कि भारतीय संविधान में किसकी सिफारिशों पर मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जो है 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत मूल कर्तव्यों को संविधान से जोड़ा गया। और जब मूल कर्तव्यों को 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया तो उस समय 10 ही मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। और 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत और एक मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया, जो क्या है, 6 से 14 वर्षों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था कराना। यह जो है 11वां मूल कर्तव्य है, इसको जो है जोड़ा गया 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत। तो इस तरह से हमारे संविधान में अभी जो प्रेजेंट टाइम में जो कुल मूल कर्तव्य है कितने हैं, 11 हैं। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। और मूल कर्तव्य जो है हमारे संविधान में जो वर्णित है आर्टिकल 51 को और भाग 4A के तहत वर्णित है। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। क्लियर। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और डी में आपका है कि प्रशासनिक सुधार आयोग। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके यह बताएं कि प्रशासनिक सुधार आयोग का जो
स्थापना हुआ था या गठन हुआ था, कौन सी ईस्वी में हुआ था। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 19 में है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का किसके द्वारा सीमांकन किया गया था। तो किसके द्वारा सीमांकन किया गया था? सर सिली रैटक्लिफ। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिसको हम लोग यह भी जानते हैं कि रेडक्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच है रेडक्लिफ रेखा। तो मैं मानूं से किसके किसके बीच है? भारत एवं चाइना के बीच है। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 20 में है कि दक्षिण अमेरिका में शीतोष्ण घास स्थलों को क्या कहते हैं। तो हम लोग जो है दक्षिण अफ्रीका में अमेरिका में दक्षिण अमेरिका में हम लोग जो है शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहते हैं। तो हम लोग जो है क्या कहते हैं? शीतोष्ण घास के मैदान को पैम्पा या पैम्पास कहते हैं। पैम्पा या पैम्पास कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए यह है आपका, मान लीजिए कि ये यूरोप है, इसी तरह से यह क्या है आपका, यह मान लीजिए कि एशिया है। इसी तरह साउथ ईस्ट भी कुछ साउथ ईस्ट का देश है जो कि एशिया का ही पार्ट है। उसके बाद यहाँ पे आपका है ऑस्ट्रेलिया है, और इस साइड में आपका है उत्तरी अमेरिका है। इसी से सटा हुआ जो है इस तरह से आपका दक्षिणी अमेरिका है, और इसी से सटा हुआ एक है आपका दक्षिण अफ्रीका है। तो आपका यह हो गया यूरोप हो गया, यह आपका एशिया हो गया, यह आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया, यह आपका दक्षिण अफ्रीका हो गया, और यह उत्तरी अमेरिका, यह दक्षिणी अमेरिका हो गया। तो उत्तरी अमेरिका या दक्षिणी अमेरिका है। तो दक्षिणी अमेरिका में शीतोष्ण घास को हम लोग किस नाम से जानते हैं? पैम्पा या पंपास के नाम से जानते हैं। लेकिन हम लोग उत्तरी अमेरिका की बात करें कि उत्तरी अमेरिका में जो है शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहते हैं? हम लोग जो है प्रेरीज कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेरीज कहते हैं। यदि हम लोग यह बात करें कि ऑस्ट्रेलिया में हम लोग शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया है, तो ऑस्ट्रेलिया में लोग शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहते हैं? डाउन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? डाउन्स कहते हैं। और दक्षिण अफ्रीका में शीतोष्ण घास के मैदान को हम लोग क्या कहते हैं? वेल्ड कहते हैं। यहाँ पे हम लोग वेल्ड के नाम से जानते हैं। तो ये क्लियर कर लिया कि उत्तरी अमेरिका जो ये आपका उत्तरी अमेरिका है उसको हम लोग शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहते हैं? प्रेरीज कहते हैं। दक्षिणी अमेरिका में हम लोग शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहते हैं? पैम्पा या पंपास कहते हैं। यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका है, दक्षिण अफ्रीका में हम लोग शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहते हैं? तो वेल्ड कहते हैं। और ऑस्ट्रेलिया में दक्षिण घास के मैदान को क्या कहते हैं? डाउन्स कहते हैं। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे समझ लिए। तो क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 21 में है, क्या है देखते हैं। क्वेश्चन आपका कि 21 में निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतःस्रावी ग्रंथियां है। तो यहाँ पे आपका पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, तिल्लिक प्रिया। तो डी जो है आपका अंतःस्रावी ग्रंथियां नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, ये सभी ग्रंथियां जो है, थाइमस ग्रंथि हो गया, पिनियल ग्रंथि हो गया, ये सभी ग्रंथियां अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। पीयूष ग्रंथि जो हमारे मस्तिष्क में अवस्थित होता है और यह मटर के दाने की तरह होता है। और पृष्ठ ग्रंथि जो है एक ऐसा ग्रंथि है जो कि अन्य ग्रंथियों को, अंतःस्रावी ग्रंथियों को हार्मोन स्रावित करने के लिए क्या करती है? उत्प्रेरित करती है। और हाँ, अंतःस्रावी जितने भी ग्रंथियां होती है वह क्या करती है? हार्मोन का स्रावन करती है। जबकि बाह्यस्रावी ग्रंथियां जो होती है वह क्या करती है? एंजाइम का स्रावन करती है। बाह्यस्रावी ग्रंथियों की बात करें तो वह कौन कौन सा है? जैसे कि पाचन तंत्र में आपके भाग लेने वाले जो भी ग्रंथियां हैं, तो जैसे कि यकृत हो गया, अग्नाशय हो गया, अग्नाशय मिश्रित ग्रंथियों से मानव शरीर की एकमात्र ऐसी ग्रंथि अग्नाशय जो कि हार्मोन भी स्रावित करती है और एंजाइम भी स्रावित करती है, इसलिए हम लोग उसको मिश्रित ग्रंथि के नाम से जानते हैं। तो पाचन तंत्र हो गया, उसके बाद त्वचा ग्रंथियां, ये सभी जो ग्रंथियां हैं वह बाह्यस्रावी ग्रंथियों के अंतर्गत आती है। और पाचन तंत्र के अंदर कौन कौन से ग्रंथियां आती है, तो मैं पाचन तंत्र का एक बहुत ही कंप्लीट वीडियो आप लोग प्रोवाइड करा चुकी हूँ, फिगर के माध्यम से बहुत ही अच्छे तरीके से बनाई हूँ। आप लोग
यदि क्लियर करना चाहते हैं उसको तो ज़रूर जाकर के प्लेलिस्ट में जाकर के उसको देख लें बायोलॉजी सेक्शन में। तो क्लियर, तो ये सभी जो है यहाँ पे क्लियर कर ले कि अंतःस्रावी ग्रंथियाँ क्या करती है, हार्मोन स्रावित करती है, और बाह्यस्रावी ग्रंथियाँ जो है क्या स्रावित करती है, एंजाइम स्रावित करती है। और हार्मोन जो हमारे बने होते हैं प्रोटीन एवं स्टेरॉइड के बने होते हैं, जबकि एंजाइम जो बना हुआ होता है हमारा प्रोटीन का बना हुआ होता है। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। और पीयूष ग्रंथि की बात कर रहे थे, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं, और यह 13 प्रकार के हार्मोनों का स्रावन करता है। और पीयूष ग्रंथि जो है जैसे कि वृद्धि हार्मोन हो गया, सोमेटोट्रोपिन जो होता है वृद्धि हार्मोन है, उसके बाद है TSH हार्मोन जिसको हम लोग थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन के नाम से जानते हैं। तो इसका यही कार्य है कि थायराइड जो ग्रंथियां हैं उसको यह उत्प्रेरित करे, थायराइड ग्रंथियों को थायरोक्सिन हार्मोन उत्प्रेरित करने का जो कार्य करवाता है वह पीयूष ग्रंथि ही करवाता, TSH हार्मोन ही करवाता है। तो इस तरह से अनेक प्रकार के जो जैसे थायरोक्सिन, ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है, ये सभी जो हार्मोन है वो कौन स्रावित करता है, तो पीयूष ग्रंथियाँ ही स्रावित करता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। बी में आपका है थायराइड ग्रंथि, यह भी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं, और मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं आपका थायराइड ग्रंथियाँ है। और थायराइड से थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है, और थायरोक्सिन की कमी से जो है कौन से रोग होते हैं, घेंघा रोग होते हैं, और बूढ़ों में जो है मिक्सिडीमा रोग होता है इसकी कमी से, और बच्चों में जो है जड़ मानवता रोग होता है किसकी कमी से, आयोडीन की कमी से या थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। सी में आपका है अधीनवी ग्रंथि जिसको हम लोग एड्रिनल ग्रंथि के नाम से जानते हैं। तो इससे निकलने वाले हार्मोन को हम लोग लड़ो या उड़ो हार्मोन के नाम से जानते हैं। किससे, अधीनवी ग्रंथि एवं जिसको हम लोग एड्रिनल ग्रंथि के नाम से जानते हैं। तो इससे निकलने वाले हार्मोन को हम लोग जो है लड़ो या उड़ो हार्मोन के नाम से जानते हैं। और अधीनवी ग्रंथि से एक और हार्मोन स्रावित होती है एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन का कार्य क्या होता है, वह यही कार्य होता है कि अचानक मान लीजिए हमारा हृदय यदि धड़कता है, तो यदि धड़कने की जो गति है वह धीरे धीरे मंद हो जाती है, तो उसको फिर समान अवस्था में जो लाने का कार्य करता है तो वह कौन करता है, एपिनेफ्रिन ही करता है। यदि मान लीजिए कि अचानक हमारा धड़कने से बंद हो जाता है, धीरे धीरे कम हो जाता है, उसको समान अवस्था में लाने का कार्य एपिनेफ्रिन ही करता है। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। इसी तरह थाइमस ग्रंथि होती है जो कि थाइमोक्सिन हार्मोन स्रावित करती है, जो कि प्रतिरक्षा जो टी लिम्फोसाइड होता है उसके निर्माण में सहायता करता है। सितलस्पिनियल ग्रंथि होती है। इस तरह से और भी ग्रंथियाँ होती है जो कि अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती है, और पैरा थायराइड ग्रंथियाँ होती है। तो इस तरह से और भी ग्रंथियाँ होती है। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की, और क्वेश्चन नंबर आपका 22 में है, क्या है देखते हैं। तो 22 में आपका लैक्टोज किस में पाया जाता है, तो लैक्टोज जो है आपका किस में पाया जाता है, तो वह दूध में पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, कौन सा अम्ल, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। और चींटी के डंक में जो कौन से अम्ल पाए जाते हैं, तो वह जो है फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में आपका 23 में है, देखते हैं क्या है आपका 23 में। क्वेश्चन यह है कि किसका प्रयोग करके कठोर जल और मृदु जल की पहचान की जा सकती है। तुम लोग किसका उपयोग करके जो है कठोर जल और मृदु जल की पहचान कर सकती हैं। तो किसका उपयोग करके, अपमार्जक का। किसका, अपमार्जक का, जिसको हम लोग डिटर्जेंट के नाम से भी जानते हैं। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। और इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन बनता है। तो किस तरह से क्वेश्चन बनता है कि जल में जो कठोरता होती है अस्थाई भी होती है एक, और अस्थाई भी होती है। ठीक। तो अस्थाई कठोरता जो हम जल में होती है तो वो किसके कारण होती है, तो जल में जो अस्थाई कठोरता जो होती है वह कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट, क्लोराइड, नाइट्रोजन आदि लवणों के घुले रहने के कारण जो है जल में अस्थाई, कौन सा, जल में अस्थाई। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं। बोलने में हो सकता है आपको कन्फ्यूजन हो, बोलने में आप लोग समझ में हो सकता है कन्फ्यूजन हो, तो यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं। एक है अस्थाई कठोरता, एक है अस्थाई कठोरता। तो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं अस्थाई, इस वाले अस्थाई कठोरता की। तो जल में जो अस्थाई कठोरता होता है तो उसका क्या कारण है, ये वाले अस्थाई कठोरता का।
तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट, क्लोराइड और नाइट्रेट आदि लवणों के घुले रहने से जो है जल में अस्थायी कठोरता होती है। और हम लोग अब यह बात करेंगे जल में जो अस्थायी कठोरता होती है वह किसके कारण होती है। तो कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के घुले रहने के कारण जो है जल में अस्थायी कठोरता होती है। तो यह भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। तो यह हो गया कि कठोरता किसके कारण होती है। अब हम लोग यह जान लेते हैं कि जल में जो अस्थायी एवं अस्थायी कठोरता होती है तो वह किससे दूर किया जाता है। तो वह किससे दूर किया जाता है, आपका सोडियम कार्बोनेट से जो है दूर किया जाता है अस्थायी कठोरता को। तो क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 24 में क्या है, देखते हैं कि कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में है। तो कौन से राज्य में है आपका कोणार्क का सूर्य मंदिर, वह जो है ओडिशा राज्य में है। कहाँ पे, ओडिशा राज्य में है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए। और कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है इस मंदिर को किसने बनाया है, तो गंग शासकों ने। किसने, गंग शासकों ने इसको बनाया है। और हम लोग कोणार्क के जो सूर्य मंदिर है उसको हम लोग ब्लैक पेगोडा के नाम से भी जानते हैं। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। और एक है मोढेरा के सूर्य मंदिर। मोढेरा में भी एक सूर्य मंदिर है जो कि कहाँ पे है, गुजरात में है। तो इस मंदिर का निर्माण किसने कराया था, सोलंकी वंश के द्वारा कराया गया था। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 25 में है, क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 25 में कि सबसे लंबे समय तक बांग्लादेश के प्रधानमंत्री पद पर बने रहने वाला व्यक्ति का नाम क्या है। तो वो कौन से हैं, शेख हसीना है जो कि बहुत ही लंबे समय से बांग्लादेश के प्रधानमंत्री पद पर बनी हुई है और अभी भी है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और हम लोग यह बात करें कि बांग्लादेश के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो कौन थे, शेख मुजीबुर रहमान थे। तो इस क्वेश्चन का नहीं, सॉरी, तो कौन थे बांग्लादेश के प्रथम प्रधानमंत्री, शेख मुजीबुर रहमान थे। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 26 में है, क्या है देखते हैं। क्वेश्चन यही है आपका कि राष्ट्रपति पद पर सबसे कम अवधि तक पत्तारूढ़, यहाँ पे पदारूढ़ है, पत्तारूढ़ नहीं, पदारूढ़ रहने वाले राष्ट्रपति कौन थे। तो राष्ट्रपति पद पर और ऐसे राष्ट्रपति जो कि कार्यकारी राष्ट्रपति न हो, कार्यकारी राष्ट्रपति के अलावा सबसे कम अवधि तक पदारूढ़ रहने वाले राष्ट्रपति कौन थे। तो वह जो है डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। कौन थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। और ये कब से कब तक जो है राष्ट्रपति बने रहे डॉक्टर जाकिर हुसैन, यह जो है 13/5/1967 से जो है 3/5/1969 तक जो है यह पदारूढ़ रहे थे भारत के राष्ट्रपति के रूप में। तो यह भी आप लोग माइंड में रखेंगे। और वी गिरी हो गया, उसके बाद वी.डी. जत्ती, एम हिदायतुल्लाह, ये सभी जो थे कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे थे। तो वह कब से कब तक रहे, जैसे वी गिरी 3 मई 1969 से जो है 20 जुलाई 1969 तक जो है यह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में रहे थे। फिर दोबारा जो है 24 अगस्त 1969 से 24 अगस्त 1974 तक जो है यह बाद में जो है राष्ट्रपति रहे कार्यवाहक के रूप में। 3 मई 1969 से 20 जुलाई 1969 तक रहे। उसके बाद में फिर 24 अगस्त 1969 से 24 अगस्त 1974 तक राष्ट्रपति रहे। इसका कार्यकाल रहा वी गिरी का। और वी.डी. जत्ती जो है 11 फरवरी 1977 से 25 जुलाई 1977 तक जो है यह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में रहे थे। एम हिदायतुल्लाह जो है 20 जुलाई से 24 अगस्त 1969 के बीच जो है यह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में रहे। यदि हम लोग वी गिरी की बात करें तो 3 मई 1969 से 20 जुलाई 1969 तक जो है यह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में रहे। बाद में फिर जो है यह 24 अगस्त 1969 से 24 अगस्त 1974 तक जो है यह पूर्ण रूपेण जो है 5 साल जो है यह राष्ट्रपति के पद में रहे। तो यह भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे आपका क्वेश्चन 26 में जो है ऑप्शन डी से एक क्वेश्चन क्रिएट होता है, यह भी राष्ट्रपति से ही संबंधित है कि नीलम संजीव रेड्डी जो थे
यह किस तरह से राष्ट्रपति बने थे? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह किस तरह से निर्वाचित थे या किस तरह से यह राष्ट्रपति थे। तो यह आखिर थे तो कौन थे, राष्ट्रपति थे कि नहीं थे, और किस तरह से ये राष्ट्रपति बने थे? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं। तो क्लियर, अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 27 में है, क्या है देखते हैं कि शिक्षा भारत सरकार के किस मंत्रालय का एक कार्य है? तो कौन से मंत्रालय के कार्य है? तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय का कार्य है। हम लोग मानव संसाधन विकास मंत्रालय को ही शिक्षा मंत्रालय के नाम से जानते हैं। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर, अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 28 में है कि क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुदैर्ध्य तरंगों का एक उदाहरण है? तो अनुदैर्ध्य तरंगों का कौन सा उदाहरण है? तो ध्वनि तरंग। ध्वनि तरंग जो है अनुदैर्ध्य तरंग है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और प्रकाश तरंग हो गया विद्युत चुंबकीय तरंग। प्रकाश तरंग किस तरह का तरंग है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग है आपका प्रकाश तरंग। तो यह भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। तो क्लियर, अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 29 है, क्या है देखते हैं कि मोहम्मद गौरी की सेना और पृथ्वीराज चौहान के बीच 2 बार युद्ध हुआ, जिसमें खाली जगह की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान हार गए और उनके राज्य पर कब्जा कर लिया गया। तो क्वेश्चन यही है कि मोहम्मद गौरी की सेना और पृथ्वीराज चौहान के बीच जो 2 बार युद्ध हुआ। तो देखिए फ्रेंड्स, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान इन दोनों के बीच जो है तराइन का युद्ध हुआ था, और प्रथम युद्ध और द्वितीय युद्ध, ये दोनों युद्ध जो हुआ था इन दोनों के बीच ही हुआ था। और कब हुआ था? एक आपका हुआ था 1191 में हुआ था, और दूसरा जो हुआ था 1192 में हुआ था। 1191 में जो हुआ था मोहम्मद गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच ये तराइन की प्रथम लड़ाई थी। तो इसमें जो है मोहम्मद गौरी क्या हुए थे? पराजित हुए थे, और पृथ्वीराज चौहान जो थे क्या हुए थे? विजयी हुए थे। लेकिन 1192 में जब तराइन की दूसरी लड़ाई हुई थी तो उसमें क्या हुआ कि मोहम्मद गौरी जीते, विजयी हुए, और पृथ्वीराज चौहान जो है हार गए। और तत्पश्चात जो है पृथ्वीराज चौहान के जो राज्य थे या तराइन जो थे तो उस पर क्या हो गया? कब्जा हो गया मोहम्मद गौरी का। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा? डी हो जाएगा। तो क्लियर, अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 13 की ओर, 30 नहीं 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 30 में है, क्या है देखते हैं कि 1 नवंबर खाली जगह को राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। तो 1 नवंबर खाली जगह, तो 1 नवंबर 1956 को, कब? 1 नवंबर 1956 को राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और 1 नवंबर 1956 को जो राज्यों का पुनर्गठन किया गया था तो किसके सिफारिश पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था? तो यह जो है फजल अली आयोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, फजल अली आयोग के तहत जो है आपका राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट आयोग है आपका। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। और फजल अली आयोग ने जो है 16 राज्य एवं 4 केंद्र शासित प्रदेश बनाने की सिफारिश करी थी, और भारत सरकार ने जो है उस समय 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए थे। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। और भारतीय संविधान की 7वें संशोधन द्वारा 1 नवंबर 1956 में राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड पे रखेंगे। क्लियर, अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 31 की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके 31 में है कि निम्नलिखित में से किस शहर को बगीचों का शहर कहा जाता है? तो हम लोग कौन से शहर को बगीचों का शहर कहते हैं? तो बेंगलुरु को हम लोग बगीचों का शहर कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर, आइए हम लोग क्विकली जो है और इससे रिलेटेड और कुछ जान लेते हैं। जैसे कि 7 पहाड़ियों का नगर हम लोग किसको कहते हैं? रोम कहते हैं। पोप का नगर किसको कहते हैं? रोम कहते हैं। हवा वाला शहर किसको कहते हैं? शिकागो को कहते हैं। किसको कहते हैं? शिकागो को कहते हैं हवा वाला शहर। क्वेकर सिटी हम लोग फिलाडेल्फिया को कहते हैं। गगनचुंबी इमारतों का शहर न्यूयॉर्क को कहते हैं। फॉरबिडन सिटी लासा को कहते हैं। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। और जयपुर को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो इसको जो हम लोग
जयपुर को हम लोग भारत का पेरिस के नाम से जानते हैं। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में आपका 31 है, 31 नहीं 32, अब 32 होगा, तो मिसप्रिंट हुई है नंबरिंग करने में, कोई बात नहीं। इससे क्वेश्चन की ओर हम लोग फोकस करते हैं। क्वेश्चन में आपका 32 में है कि अटल बिहारी वाजपेयी, उसे 31 ही रहने देते हैं, जब नंबरिंग किया गया है 31, तो 31 ही इसको मानते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम लोग फोकस करते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपका अटल बिहारी वाजपेयी खाली जगह बार भारत के प्रधानमंत्री बने। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी जो है भारत के 3 बार प्रधानमंत्री बने। कितनी बार? 3 बार प्रधानमंत्री बने। कब कब बने थे, आइए हम लोग उसको भी देख लेते हैं। तो प्रथम बार जो बने थे वह 27 दिन के लिए ही बने थे। दूसरी बार जो बने थे लगभग 18 या 19 महीना उसी के बीच जो है बने थे। और तीसरी बार जो बने थे यह 5 साल के लिए बने थे। तो प्रथम बार जो बने थे वह कब से लेकर कब तक थे, तो 16/5/1996 से लेकर के 1/6/1996 तक थे। दूसरी बार जो बने 19/3/1998 से लेकर के 13/10/1999 तक थे। और तीसरी बार जो बने थे 13/10/1999 से लेकर के 21/5/2004 तक थे। तो इस तरह से पहली बार 27 दिन के लिए रहा, दूसरी बार लगभग वही 18 से 19 महीना के बीच आसपास रहा, उसके बाद तीसरी बार 5 साल के लिए रहा। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। तो 31 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आपके 32 क्वेश्चन की ओर। 32 क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ खाली जगह में मुर्दों का टीला जो है, तो वह कौन से शब्दार्थ के तहत जो है मुर्दों का टीला रखा गया, कौन से भाषा के तहत, तो यह सिंधी भाषा के तहत। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सिंधी में जो है मुर्दों का टीला जो है मोहनजोदड़ो का नाम रखा गया है। और प्रेजेंट टाइम जो मोहनजोदड़ो है हमारे भारत में नहीं है, कहाँ पे, या पाकिस्तान में है मोहनजोदड़ो। तो ये भी पॉइंट आप लोग जो है माइंड में रखेंगे। और मोहनजोदड़ो को हम लोग सिंध का बाग भी कहते हैं। मोहनजोदड़ो को हम लोग सिंध के बाग से भी जानते हैं, सिंह का बाग के नाम से भी जानते हैं। और यह माना जाता है कि मोहनजोदड़ो जो शहर थे हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा शहर था। क्षेत्रफल की दृष्टि से कहीं या आबादी के दृष्टिकोण से हड़प्पा सभ्यता जो है मोहनजोदड़ो जो है हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा शहर था। और मोहनजोदड़ो जब इतना बड़ा शहर था तो इसका फिर नष्ट किस तरह से हुआ, तो 7 बार बाढ़ आने से यह नष्ट हुआ था। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में आपका 33 में है, देखते हैं क्या है आपका क्वेश्चन। आपका यही है कि भारत में शहीद दिवस कब मनाया जाता है। तो हम लोग शहीद दिवस 2 डेट को मनाते हैं। तो मुख्य रूप से तो ऐसे शहीद दिवस जो है जब महात्मा गांधी की हत्या की गई थी, बहुत ही दुखद बात है कि जब महात्मा गांधी की हत्या की गई थी, कब की गई थी, 30 जनवरी को की गई थी। तो 30 जनवरी को जब महात्मा गांधी की हत्या हुई थी, किसने किए थे यह हत्या, दिल्ली के बिरला भवन में नाथूराम गोडसे जी ने किए थे। तो 30 जनवरी को किए थे। कब किए थे, 30 जनवरी को किए थे। तो इसे 30 जनवरी को हम लोग जो है शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। और एक शहीद दिवस है जो कि हम लोग 23 मार्च को मनाते हैं। तो वहाँ पे यह मेंशन लेकिन किया हुआ रहता है, यदि आपको यह पूछे कि शहीद दिवस हम लोग कब मनाते हैं तो वह 30 जनवरी होगा। और हम लोग यह क्वेश्चन आ जाए आपका कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को जो फांसी हुई थी, या भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का शहीद दिवस के रूप में हम लोग कौन सा डेट को मनाते हैं, तो वह 23 मार्च को मनाते हैं। तो इन दोनों डेट को आप लोग माइंड में रखेंगे, 30 जनवरी एवं 23 मार्च को। तो क्लियर। और इससे रिलेटेड और 2-4 जो है हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते, जैसे कि 31 मई को हम लोग विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाते हैं। 21 मई को राजीव गांधी की जो हत्या हुई थी तो उसको हम लोग आतंकवाद विरोध दिवस के रूप में मनाते हैं। और 31 अक्टूबर को जो है इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी, इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि के रूप में मनाते हैं 31 अक्टूबर को। और 11 अक्टूबर को हम लोग जयप्रकाश जयंती के रूप में मनाते हैं। और 2 अक्टूबर को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं। और 16 अक्टूबर को जो हम लोग जो है खाद्य दिवस के रूप में मनाते हैं। वो खाद्य वाला, खाने वाला खाद्य पदार्थ का जो दिवस होता है वह जो है विश्व खाद्य दिवस के रूप में उसको मनाते हैं। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। तो क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में आपका 34 में क्या है, आइए देखते हैं।
कि प्रतिष्ठित ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रस्तुत किया जाता है। तो किसके लिए जो है यह ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है, कौन से क्षेत्र में दिया जाता है, तो यह जो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। तो आपका इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन सा? आपका सी हो जाएगा। और यह 1965 ईस्वी से दिया जा रहा है। कब से? 1965 ईस्वी से ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जा रहा है। और सबसे पहले किसे दिया गया है? तो मलयालम साहित्यकार जो थे जी शंकर कुरुप को जो है उसे ही सर्वप्रथम दिया गया था। तो यह भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। क्लियर? अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 35 में है कि भारत में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की जो शुरुआत हुई थी किस वर्ष हुई थी। तो भारत में जो है आपका LPG या उदारीकरण, निजीकरण या वैश्वीकरण की शुरुआत जो हुई थी कब हुई थी? 1991 में हुई थी। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो क्लियर? और उदारीकरण से क्या तात्पर्य हुआ कि जो हमारे देश में 1991 ईस्वी से जो भी कंपनियां थी, सरकारी कंपनियां, तो उसमें उदार की भावना लाना। जैसे कि यदि कोई विदेशी उस कंपनी में निवेश करना चाहते हैं तो वहाँ उस कंपनी को के जो भी रूल हैं निवेश करने के लिए, तो वह उसमें थोड़ा उदार लाना ताकि विदेशी जो भी निवेशक हैं उस पर निवेश कर सके। और निजीकरण का तात्पर्य हुआ कि जो भी सरकारी कंपनियां थी उसका निजीकरण किया गया। और वैश्वीकरण का तात्पर्य था कि हमारे जो भी भारतीय की कंपनियां थी, सरकारी कंपनी हो या निजी कंपनी हो, उसका वैश्वीकरण करा, विश्व स्तर पर जो है बाजार उपलब्ध करा, विश्व स्तर पर उसको ले जाना था। तो इसकी जो शुरुआत हुई थी, इन तीनों का उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण की जो शुरुआत हुई थी 1991 ईस्वी में हुई थी। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। और 2005 में जो है सूचना का अधिकार लागू हुआ था। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। क्लियर? अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में आपका 36 है, क्या है देखते हैं। क्वेश्चन में आपका 36 में निम्नलिखित में से किस राज्य में तमाशा पेंटिंग प्रसिद्ध है। तो कौन से राज्य में है? आपका महाराष्ट्र में है। कहाँ? कौन से राज्य में है? आपका महाराष्ट्र में है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और महाराष्ट्र में लोक नृत्य भी है, तो उसको भी हम लोग कुछ महत्वपूर्ण लोक नृत्य को डिस्कस कर, जैसे कि लावनी हो गया, नटंका हो गया, कोली, लेजिम, गफा, बोहदा, गोरिचा, ललिता, मोनी, लेजम, ये सभी जो है महाराष्ट्र के लोक नृत्य है। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। जैसे असम का जो है बिहू जो है क्या है? लोक नृत्य है। यदि हम लोग असम के शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो सात्विया जो है असम के शास्त्रीय नृत्य है। और राजस्थान में आपका घूमर हो गया, उसके बाद गुजरात में गरबा हो गया। तो यह जो है अलग अलग स्टेट के लोक नृत्य हैं। क्लियर? अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में आपका 37 में है, क्या है देखते हैं कि राष्ट्रपति का आवास, राष्ट्रपति भवन खाली जगह कमरों वाली एक इमारत है। तो कितने कमरों वाली इमारत है? तो 340 कमरों वाली जो है यह क्या है? इमारत है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। ऑप्शन सी में 340 इमारत हो जाएगा। तो और यह भी जान लेते हैं कि राष्ट्रपति भवन जो बनाया था या डिजाइन किया था किसने किया था? एडविन लुटियंस ने किया था। तो क्लियर? और इंडिया गेट्स का जो निर्माण किया था यह भी जो है एडविन लुटियंस ने किया था। राष्ट्रपति भवन और इंडिया गेट इन दोनों का जो निर्माण किया था एडविन लुटियंस ने किया था। और विक्टोरिया मेमोरियल का निर्माण किया था किसने किया था? W इमर्सन ने किया था। और केंद्र सचिवालय का जो निर्माण किया था किसने किया था? हर्बर्ट बेकर ने जो है इसका डिजाइन किया था। हर्बर्ट बेकर ने केंद्र सचिवालय का, विक्टोरिया मेमोरियल का W इमर्सन, और गेटवे ऑफ इंडिया, कौन सा? गेटवे ऑफ इंडिया को जो डिजाइन किया था किसने किया था? जॉर्ज वी क्लार्क ने किया था। तो इन सारे पॉइंट को आप लोग माइंड में रखेंगे क्योंकि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से हम लोग इस प्रैक्टिस सेट में टोटल 37 क्वेश्चन थे। इन सारे क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से समझे और डिस्कस भी किए। आई होप कि ये सारे क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में बहुत ही अच्छे तरीके से सेट हो गए होंगे। यदि लगे कि अनसेट है मेरे माइंड में तो आप लोग ज़रूर इस वीडियो को आप लोग मल्टीपल टाइम्स देखें और ये सारे सेट हो जाएंगे। और आप लोगों को माइंड में सेट करने की बहुत ही ज़रूरत है क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो है
इस साल होने ही वाला है। जैसे कि आप लोगों को नोटिफिकेशन तो मिल ही चुका है कि इस साल तो एग्ज़ाम होना ही होना है। तो इसीलिए इन सारे क्वेश्चन को आप लोग माइंड में ज़रूर सेट करें। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोग बहुत ही पसंद आए होंगे। यदि पसंद आए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के पास इसको शेयर करें, ताकि उस फ्रेंड्स को भी इसका लाभ मिल सके जो कि अभी तक इसका लाभ से वंचित हैं। तो ज़रूर शेयर करें। तो चलिए फिर मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।